गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा के हिंदी विषय में आज हम तीसरा पाठ कर रहे हैं। तीसरा पाठ बस की यात्रा एक निबंध है जो हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित व्यंग्यात्मक और हास्यप्रद निबंध है। इस निबंध के माध्यम से लेखक आज की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी करारा व्यंग्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर 5 मित्रों के माध्यम से ये कहानी को स्पष्ट किया गया है कि 5 मित्र जो कि इस बस की यात्रा करते हैं और इस बस की हालत भी साथ ही साथ बयां करते हैं। तो ये मित्र जो कि पन्ना से सतना के लिए जाने वाले थे और पन्ना से सतना का रास्ता लगभग 1 घंटे की दूरी का है और आगे से 1 घंटे के बाद जबलपुर की ट्रेन पकड़कर ये सुबह अपने घर जाना चाहते थे ताकि सुबह वे अपने कार्यालय में पहुंच सकें। इसी योजना के तहत वे जब बस स्टैंड पर जाते हैं तो लोग उन्हें सलाह देते हैं कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से यात्रा नहीं करते। तो वे पूछते हैं क्यों, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं कि रात को सफर करना उचित नहीं है, शायद रास्ते में डाकू मिलते हैं। परंतु लोग क्या कहते हैं कि बस ही डाकिन है। तो इसके साथ साथ हम इसके प्रश्न भी करते रहते हैं कि लेखक को कहाँ की बस पकड़नी थी, पन्ना से सतना के लिए, और सतना से कहाँ की ट्रेन पकड़ रहे थे, वे जबलपुर की ट्रेन पकड़ रहे थे। लोगों ने उन्हें क्या सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से यात्रा नहीं करते। आगे एक दूसरा प्रश्न देखो, यहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों ने यह सलाह क्यों दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते, यह सलाह क्यों दी, दूसरा प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या बनेगा, क्योंकि बस देखो यहाँ तस्वीर में हम देख रहे हैं, क्योंकि बस की हालत बहुत जर्जर थी, बस बहुत पुरानी थी, बस के टायर भी घिस चुके थे, बस का स्टीयरिंग और इंजन टूटा हुआ था, बस के शीशे टूटे हुए थे। बस की हालत को देखकर यह नहीं लगता था कि बस अपनी मंजिल पर उन्हें पहुंचा देगी। बस रास्ते में किसी भी स्थान पर खराब हो सकती थी और रात के समय उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था। इसीलिए लोगों ने कहा कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से यात्रा नहीं करते। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। यहाँ पर देखो, बस की तुलना एक बूढ़ी महिला से की जाती है। बस व्योमवर्ध थी, मतलब बूढ़ी थी और सदियों के अनुभव लिए हुए थी, जिंदगी के जैसे उसे काफी अनुभव थे और लोग भी इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि कहीं बुढ़ापे में इसे अधिक कष्ट नहीं देना चाहते थे और ये अपने जीवन में बहुत कार्य कर चुकी थी। अब इस कार्य से जैसे इसको छुट्टी देकर क्या कहते हैं कि ये तो अब पूजा करने के योग्य रह गई थी, तो अब इससे कार्य लेना उचित नहीं था और अब इसके सम्मान देना इसको उचित था। बुढ़ापे में जैसे मनुष्य को सम्मान दिया जाता है, तो अब ये केवल पूजा के योग्य ही रह गई थी। आगे क्या कहते हैं, बस कंपनी के हिस्सेदार को बस की कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस में जैसे सफर कर रहे थे। तो लेखक ने पूछा कि क्या ये बस चलती भी है। हिस्सेदार ने कहा चलती क्यों नहीं जी, बहुत चलती है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। तो ऐसा क्यों कहा, देखो आगे चौथा प्रश्न बनता है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक ने यह सुनकर हैरानी क्यों हुई, क्योंकि बस की हालत को देखकर लगता नहीं था कि यह बस चलती भी है। बस बहुत पुरानी हो चुकी थी, इसके शीशे भी टूटे हुए थे, सीटें भी अपने स्थान को छोड़ चुकी थी। तो बस को देखकर यह नहीं लगता था कि यह बस चलती भी है। इसीलिए लेखक को बस के स्टार्ट होने पर हैरानी हुई कि यह बस चलती भी है। तो आगे जो कहानी है इसको विस्तृत रूप में हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, इसमें ज्यादा समय लगता है। बहुत रोचक कहानी है, आप इसको पूरी पढ़ना। तो आगे क्या कहते हैं कि बस की हालत कैसी हो चुकी थी,
बस जब स्टार्ट हुई तो इंजन बहुत शोर कर रहा था, ऐसा लग रहा था मानो इंजन के अंदर ही बैठे हैं, और इंजन के कारण पूरी बस भी हिल रही थी। बस के खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और जो बचे हुए थे वे काफी नुकीले थे, चोट कर सकते थे। इसलिए लेखक कहते हैं कि उन बचे हुए कांचों से हमें बचना था, इसलिए वे खिड़की से दूर हटकर बैठ गए थे। और बस की स्थिति ऐसी थी कि बस का कोई भी पुर्जा जो सही नहीं था, तो बस सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन के वक्त की रही होगी। और बस ने भी जैसे उस समय के सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन की पूरी ट्रेनिंग ली होगी, क्योंकि कोई भी पुर्जा इससे सहयोग नहीं कर रहा था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन जैसे क्या हम गांधी जी के द्वारा चलाए हुए आंदोलन, जो कि आजादी से पहले गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाए थे। अंग्रेजों के द्वारा भारतवासियों के नमक पर जब टैक्स लगाया गया था, तब महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम में, जो गुजरात से है, वहां से लगभग 250 किलोमीटर दांडी तक की पैदल यात्रा तय करके, और यह 1930 में जैसे हुआ था ये आंदोलन चलाया था, और नमक बनाकर उनके कानून को तोड़ा था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे नाम से ही स्पष्ट है, सविनय विनय पूर्वक, अवज्ञा आज्ञा का पालन न करना। तो जो अंग्रेजों के कानून थे उनका पालन न करना, विनम्रता पूर्वक अंग्रेजों के कानून का विरोध करना, और यही असहयोग कि अंग्रेजों से किसी प्रकार का कोई सहयोग न करना। तो उस समय स्वतंत्रता के लिए शांतिपूर्वक ढंग से महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए ये 2 आंदोलन हैं। इन्हीं के माध्यम से जैसे कहते हैं कि लगता है बस ने भी उन्हीं आंदोलनों की ट्रेनिंग ली थी, इसीलिए बस का कोई पुर्जा उसके साथ सहयोग नहीं कर रहा था। बस के पुर्जे भी मानो सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं कर रहे थे, विनम्रता पूर्वक मानो बस की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे। आगे लेखक क्या कहते हैं कि बस एक जैसे चलकर कुछ समय चलकर रुक गई। पता लगा कि पेट्रोल की टंकी में छिद्र हो गया है, और पेट्रोल को बाल्टी में डालकर उसे नलकी से इस तरह पिलाया गया मानो बच्चे को निपल से दूध पिलाया जाता है। तो मौसम सुहावना था, सभी जैसे बाहर देख रहे थे, लेकिन लेखक क्या कहते हैं कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहे थे? देखिए आगे अपना ये प्रश्न भी है। 5वां प्रश्न क्या है कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहे थे? कि बस का इंजन भी फेल हो चुका था, स्टीयरिंग टूट चुका था, इंजन और ब्रेक फेल हो चुके थे, इंजन भी काम नहीं कर रहा था, स्टीयरिंग टूट चुका था। तो बस की हालत को देखकर लगता था कि बस कहीं इन पेड़ों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त न हो जाए। इसीलिए जो भी पेड़ आता और लेखक डर जाता कि कहीं इस पेड़ से बस न टकरा जाए, इसलिए वो हर पेड़ को अपना शत्रु समझ रहा था, दुश्मन समझ रहा था। एकाएक बस रुकी, ड्राइवर ने कई तरकीबें की, लेकिन बस का सविनय अवज्ञा आंदोलन अब आरंभ हो चुका था, और बस जैसे रात होने लगी, अंधेरा होने लगा, और बस की चाल भी धीरे धीरे कम हो गई, और बस की लाइटें भी कमजोर हो गई। तो जैसे बस की तुलना किससे की गई थी? एक वृद्धा से, वृद्ध स्त्री से। तो जैसे बुढ़ापे में आंखों की ज्योति कम हो जाती है, उसी प्रकार से बस की लाइटों की रोशनी भी कम हो गई थी, और अब जैसे बूढ़ा आदमी रास्ते को हाथों से टटोल कर चलता है, मानो बस भी रास्ता ढूंढ करते हुए धीरे धीरे चल रही थी, और उसके पास से जो साधन तेजी से निकल रहे थे, मानो उनको कह रही हो कि निकल जाओ भाई, तुम्हारी तो अभी आयु है, हमारी भी कभी ये अवस्था थी। तो इस प्रकार से बड़े व्यंग्यात्मक और मजाकिया लहजे से यहाँ पर लेखक ने इस बस के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। लेखक कहते हैं कि बस के टायर पंचर हो गया, हिस्सेदार ने बस का दूसरा टायर निकाला बदलने के लिए, तो दूसरा टायर भी उसी कंडीशन का था। तो लेखक कहते हैं कि मैंने पहली बार
उस हिस्सेदार की तरफ श्रद्धा भाव से देखा। तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा? देखिए, पहला ही प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? देखो, कंपनी का हिस्सेदार जो ये जानते हुए कि ये बस कहीं पर भी खराब हो सकती है, कहीं पर भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, उनकी समय की जान को खतरा है, इसके साथ कि अन्य जो यात्री हैं उनकी जान को भी खतरा है, फिर भी वह इतना लालची और कंजूस है कि बस के इतने पुराने टायर तक उसने बदलवाने की तकलीफ नहीं की, बदलवाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। तो इसीलिए लेखक को उनके ऊपर, जैसे लेखक व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं कि उनकी पैसे के प्रति इसी मोह से उन्हें उसके ऊपर तरस आया कि ऐसा व्यक्ति जो कि कुछ पैसे के लिए अपनी जान को भी और अपने साथ अन्य लोगों की जान को भी जोखिम में डाल सकता है। तो क्या कहते हैं, उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है कि लालच की ऐसी भावना शायद कहीं देखने को मिले। सोचा कि साहस और बलिदान की भावना का ये सही उपयोग नहीं है। लेखक कहते हैं कि माना वो साहसी है, उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, लेकिन वह इसका सही ढंग से, अपने साहस और बलिदान का सही ढंग से प्रयोग नहीं कर रहा। अगर वह सेना में होता या कहीं और जगह देश की रक्षा के लिए या किसी ऐसे कार्य के लिए, लोगों के हित के लिए अगर अपनी जान गंवाता है तो शायद उसे आदर भी मिलता, लेकिन वो तो एक कुछ पैसों के लोभ के लिए, कुछ स्वार्थ में जिस प्रकार से यदि वो दुर्घटनाग्रस्त होकर मर जाता है, तो लेखक कहते हैं कि स्वर्ग में भी मानो देवता उससे क्या कहेंगे कि वो देखो, एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसने कुछ ही पैसों के लालच के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, परंतु टायर नहीं बदलवाए। यह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए पर टायर नहीं बदला। तो यहाँ पर देखो कैसा व्यंग्य लेखक उन पर कर रहे हैं। तो लेखक अंत में कहते हैं कि अब उन्हें अपने ट्रेन मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी, जिस उम्मीद से वे बस में बैठे थे कि 1 घंटे बाद वे जबलपुर की ट्रेन पकड़ लेंगे। अब उनको विश्वास हो गया था कि ऐसी कंडीशन से बस चलती रही थी, उन्हें ट्रेन नहीं मिलेगी, और पूरी चिंता छोड़कर और अपने अंदर का भय निकालने के लिए वे आपस में हंसी मजाक करने लगे थे। तो इसके साथ ही आपको ये प्रश्न भी देखने हैं। लोगों ने सलाह दी, समझदार आदमी शाम बस से सफर क्यों नहीं करते? ऐसा जैसे सारे बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि बस का इंजन बहुत शोर कर रहा था और हिल रहा था। इंजन के कारण पूरी बस ऐसे हिल रही थी, ऐसा लग रहा था मानो सीट पर नहीं बल्कि उस इंजन के ऊपर ही बैठे हैं। तो आपको ये पाठ पढ़ना है, इसके साथ ही जैसा समझाए हैं इन प्रश्नों के उत्तर भी याद करने हैं।